नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करेल मैनपुरी। कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता के व्याख्यान 4 के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। हम लोगों ने पिछले व्याख्यानों में आवर्त सारणी के संक्षिप्त इतिहास के बाद मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, संशोधित अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी और फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी का विस्तृत अध्ययन किया। दीर्घाकार आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप था, जिसका हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे व्यवस्थित किया गया, उसकी संरचना क्या थी, हमने पिछले व्याख्यान में सीखा। आज क्या है, व्याख्यान भी दीर्घाकार आवर्त सारणी पर ही है। इस व्याख्यान में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के आवर्तों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे, अर्थात किसी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं और कौन से तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या है। मान लो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, तो उसके आधार पर हम कैसे जानेंगे कि यह तत्व अमुक आवर्त और किसी निश्चित वर्ग में कैसे स्थान पाएगा। उसके बाद परमाणु क्रमांक 100 से अधिक, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक होता है, उनके तत्वों का नामकरण कैसे किया जाता है। क्योंकि परमाणु क्रमांक 92 से ऊपर वाले तत्व कृत्रिम तत्व हैं, वे प्राकृतिक तत्व नहीं हैं, तो उनका नामकरण हम कैसे करते हैं, हम आज के इस व्याख्यान में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्तों में तत्वों की अधिकतम संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, देखते हैं। तो देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उन आवर्तों में तत्वों की अधिकतम संख्या कैसे निर्धारित होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले आवर्त में अधिकतम 2 तत्व हो सकते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो देखिए कैसे कि पहला आवर्त अगर है, आवर्त 1 है, तो उसका मतलब हुआ n=1 है, क्योंकि हमने बताया था किसी आवर्त की क्रम संख्या उस आवर्त में उपस्थित तत्वों के बाह्यतम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या के मान के बराबर होती है। यानी किसी आवर्त की क्रम संख्या क्या होगी, उस आवर्त में जो तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है और हीलियम है, यदि इनके लिए अंतिम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान निकाले, वही इन तत्वों के लिए आवर्त की संख्या होगी। तो जैसे 1H के लिए अगर हम करें तो 1H=1s1, तो यहां अंतिम कोष और पहला कोष कौन है, 1, तो n क्या आएगा, 1। इसका मतलब आवर्त क्या हो गया, 1। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अंतिम अर्थात बाह्य कोष के मुख्य क्वांटम संख्या का मान ही उस तत्व के लिए आवर्त का मान होता है। तो किसी आवर्त की क्रम संख्या उस आवर्त में उपस्थित तत्वों के बाह्यतम कोष में की मुख्य क्वांटम संख्या के मान के बराबर होती है। इसलिए 1 आवर्त है तो n=1। तो पहले आवर्त में कौन कौन से उपकोष भरे जा सकते हैं, 1s केवल, क्योंकि पहले आवर्त में एक ही उपकोष होता है s। तो 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। यहां पर लिखना नहीं है, हमने लिख के बता दिया है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, अतः तत्वों की संख्या भी 2 होती है। कितनी होगी, 2। क्यों, पहला हो गया 1s1, तो दूसरा विन्यास आएगा 1s2 वाला, जो 2 हीलियम का होता है। किसका होता है, 2 हीलियम का। तो पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हो गए, 2। इसी प्रकार आवर्त 2 के लिए n=2, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान n=2, यानी कोष का मतलब हुआ कि 2 दूसरा कोष हो गया। कौन सा कोष होगा, सेकंड कोष, तो n=2। तो इसमें 2 कोष भरे जा सकते हैं, 2s और 2p। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और 6 यहां, तो 6 और 2 8 तत्वों की संख्या हो गई 8। इसका मतलब पहले आवर्त के लिए 2 तत्व अधिकतम और दूसरे आवर्त के लिए 8 तत्व। कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो दूसरा आवर्त हमारा कहां समाप्त होता है, नियोन पर। कैसे समाप्त होता है, अगर हम 10 नियोन का विन्यास बनाए, 1s2, 2s2, 2p6, यानी यहां जाकर के ये कोष का 2p उपकोष पूर्ण हो जाता है। तो कुल तत्वों की संख्या हमारी बनती है 8। कितनी बनती है, 8। तो तीसरे आवर्त में भी हम लिख देंगे यहां 8 तत्व हो सकते हैं। कौन कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन।
तो अंतिम तत्व हमने पिछले व्याख्यान में बताया था कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व अक्रिय गैस तत्व होता है। तो अक्रिय गैस तत्व यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि तीसरे आवर्त का आर्गन 18 होता है। तो 18 आर्गन का विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 होता है। यानी क्यों? तीसरा बाह्य कोश से हमें मतलब, तो बाह्य कोश कौन सा? तीसरा कोश, तो 3s2 3p6। तो इसमें तीसरे कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, अतः इसमें 8 तत्व संभव हैं। चौथे में देखें n बराबर 4 के लिए इसमें कितने उपकोष भरे जा सकते हैं? एक तो 4s और 4p, और 4s के बाद 4p तभी भरा जाता है जब 3d के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अर्थात 3d में एक एक करके 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तब 4p भरना आरंभ होता है। तो 4s का मतलब यहां पे हम देखेंगे पोटेशियम के लिए, तो 19 k बराबर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s1। तो ये अंतिम कोष का विन्यास है 4s1। कितना है? 4s1। तो इसका मतलब यहां चौथे आवर्त में चौथी कक्षा का s कोष भरा जाता है। तो पोटेशियम के लिए 4s1 और कैल्शियम के लिए 4s2। तो इसका मतलब दो तत्व तो ये हो गए, क्योंकि 4s1 4s2। इसी प्रकार 3d के लिए देखें कि 3d के लिए अगर हम देखेंगे तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो क्रम से एक एक करके भरे जाएंगे। इसलिए यहां से संक्रमण श्रेणी आरंभ हो जाती है, और ये 21 स्कैंडियम 22 टाइटेनियम 23 वेनेडियम 24 क्रोमियम 25 मैग्नीज और 26 आयरन 27 कोबाल्ट 28 निकल 29 कॉपर 30 जेडन के बाद यहां तक 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 3d 10 हो गया, तो इसमें 3d 10 कर दिया। अब आरंभ होगा 4p का भरना गैलियम 31 से, और जर्मेनियम 32 आर्सेनिक 33, ये जाएगा 4p3 4p4 34 ऐसी में। इसी प्रकार 35 br में 4p5, और ये अंत में जाके क्रिप्टॉन पर 4p6 पूरा हो जाएगा अक्रिय गैस तत्व पर जाकर। इस प्रकार यहां पर हम इन कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर लिख लें, तो 2 10 और 6 इन्हें जोड़ दें तो 18 आएगा। तो इसका मतलब चौथे आवर्त में 18 तत्व। इसी प्रकार पांचवा आवर्त, जो वह भी दीर्घ आवर्त है, पांचवें आवर्त में ये को संभव है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 5s में, 4d में भी 10 और 5p में 6, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, इसमें भी 18 हो गया। तो इसका मतलब पांचवा आवर्त जो है उसमें भी 18 हो गए। पांचवें आवर्त में कितने हो गए? 18। तो मैं इनको 18 को ऊपर ही लिख दे रहा हूं, यहां 18 पांचवें के सामने टेबल के अकॉर्डिंग। अब छठवें में हम देखते हैं यहां से कि छठे आवर्त में n बराबर 6 हुआ, तो यहां 6s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अफबाउ नियम के अनुसार 6s के बाद 4f कक्षक यानी 4f उपकोष बनाया जाता है, फिर 5d बनाया जाता है अफबाउ नियम के अनुसार। अब हम देखते हैं कि 5d के बाद 6p कक्षक या 6p उपकोष भरे जाएंगे, और 6p उपकोष अक्रिय गैस तत्व, चूंकि हर आवर्त का अंतिम तत्व होता है, तो वो जाकर के छठे आवर्त में यहां पर 86 रेडॉन पर पूरा हो जाएगा 6p। जब 6p या 86 रेडॉन पर पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब इन यहां के बाद अब कोई उपकोष नहीं बचा। तो इन चारों उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम अगर जोड़ लें तो हमारी अधिकतम तत्वों की संख्या आ जाएगी 2, ये 14, ये 10 और ये 6। इनको जोड़ेंगे तो 32 आता है। तो छठे आवर्त में यहां ये 32 तत्व होते हैं। इसी प्रकार सातवें आवर्त में हम देखें 7s से आरंभ होता है सातवां आवर्त। कौन से आरंभ होगा? 7s से। 7s के बाद अफबाउ नियम के अकॉर्डिंग 5f, फिर 6d और 7p। यहां छठे और सातवें आवर्त में हम देखेंगे कि अब यहां आंतरिक संक्रमण श्रेणी आरंभ हो जाती है, अर्थात 4f और 5f। ये f ब्लॉक तत्व होते हैं जिन्हें लैंथेनाइड और तो इस प्रकार ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को मिलाकर के छठे और सातवें आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है और उनके आधार पर तत्वों की अधिकतम संख्या क्या होती है। इसके अतिरिक्त हम ये भी देख लें, कोई प्रश्न इस प्रकार आ जाता है कि पांचवें आवर्त में 18 तत्व होने की व्याख्या करें। यानी आवर्त 5 में मान लो कोई प्रश्न है कि आवर्त 5 में 18 तत्व कैसे हैं। आवर्त 5 में 18 तत्व होने की व्याख्या करें। तो कैसे करेंगे आप कि पांचवा आवर्त है तो n बराबर क्या हो गया
5। क्या हो गया? n बराबर 5। अब आप इस टेबल को ध्यान रखिएगा अवश्य। तो 5 कहां से शुरू होता है? 5s से। तो आप लिखेंगे संभावित या संभावित भरे जाने वाले उपकोष या उपलब्ध लिख दें, माफ कीजिएगा, शब्द संभावित की जगह आप उपलब्ध लिखते हैं, क्योंकि ये उपलब्ध होते हैं 5वें आवर्त में उपकोष। कौन से उपलब्ध होते हैं? एक तो 5s होता है, 5s। 5s के बाद आपका नियम के अनुसार आप जानते हैं कौन सा कक्षक बनाया जाएगा? 4d। तो 4d होता है। उसके बाद 4d के बाद 5p बनाया जाता है, और हम जानते हैं 5p6 जैसे ही हो जाएगा NH2NP6। ये हो गया NH और ये NP। तो NH2NP6 अगर हो जाएगा तो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएगा। ये पिछले व्याख्यान में हमने सीखा था। तो इसका मतलब 5p6 तक जाना है। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ऊपर लिख दें। कहां लिख दें? इन उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो संभावित अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं उनकी संख्या यहां लिख दें 2, और ये D के लिए 10 और P के लिए 6। तो कुल तत्व हम जो है यहां लिख सकते हैं, कुल तत्व 5वें आवर्त में बराबर 2 और 10 12 6 18। तो ये हमारा आंसर आ गया कि आवर्त 5 में 18 तत्व इस प्रकार हो सकते हैं। सिद्ध हुआ। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप अन्य किसी के लिए भी ऐसे कर सकते हैं कि किसी आवर्त में अधिकतम तत्वों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने ये सीखा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, और उन आवर्तों में तत्वों की संख्या अधिकतम कितनी होती है और क्यों होती है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। यद्यपि हम आवर्त ज्ञात करना सीख गए हैं, अब हम वर्ग ज्ञात करना और सीखेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, हमारे आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर स्तंभ उन्हें हम वर्ग कहते हैं। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो हम उसके लिए आवर्त और वर्ग की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? कि किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है तो उसके बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। अभी पिछले टॉपिक पर भी हमने इस संबंध में चर्चा की। दूसरी बात, बाह्य वर्ग अगर हमें निकालना हो, ये एक वर्ग, तो वर्ग के लिए हम 4 ब्लॉक होते हैं, तो 4 ब्लॉक के लिए नियम बनाते हैं। जैसे अगर S ब्लॉक का तत्व है, अर्थात S ब्लॉक का तत्व कब होगा? जब उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि अंतिम कोश के S उपकोश में प्रवेश करता है तो वो S ब्लॉक तत्व। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश के P उपकोश में प्रवेश करता है तो P ब्लॉक तत्व। और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम से पिछले वाले कोश के D उपकोश में प्रवेश करता है तो D ब्लॉक तत्व। और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम से 2 पूर्व वाली कक्षाओं अर्थात n-2 कक्षा के F उपकोश में प्रवेश करता है तो F ब्लॉक तत्व होता है। तो इन्हीं आधारों पर हम एक सूत्र में देखते हैं, उनके आधार पर हम वर्ग निकाल लेते हैं। तो F ब्लॉक तत्वों के लिए जो NS उपकोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है अर्थात NS इलेक्ट्रॉन्स, NS इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? अंतिम कक्षा के S इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा के S उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तत्व की वर्ग संख्या आवर्त सारणी में होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 11Na सोडियम 11 का। तो 11Na का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यहां बाह्यतम कोश कौन है? 3। बाह्यतम कोश कौन है? 3। तो 11Na के लिए आवर्त कितना हो जाएगा? बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3, तो आवर्त बराबर 3। तो वर्ग बराबर हो जाएगा, यहां बाह्यतम कोश में जो ns इलेक्ट्रॉन है मतलब इस n का मान 3, तो 3 में तीसरी कक्षा में s इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, यानी ns उपकोश में इलेक्ट्रॉन। 3s उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो वर्ग 1 हुआ। इसका मतलब हम इसको टेबल में चेक करते हैं। यह रहा हमारा वर्ग 1। इस वर्ग 1 में कहीं सोडियम है? 11Na चेक करते हैं तो ये मिला मुझे। क्या मिला? 11Na। और आवर्त भी आपका 3 आया। देखिए आवर्त 3 है और ये वर्ग 1 है।
जिसमें सोडियम रखा हुआ है। वर्ग 1 को हम फर्स्ट ए भी कहते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं फर्स्ट ए। तो आपने ये एग्जांपल सीखा एस ब्लॉक का। अगर हम देखते हैं कि 12 मैग्नीशियम का बना है, तो आता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। 2 2 4 6 10 12। यहां हमने देखा कि अंतिम कोष यानी बाह्यतम कोष तीसरा है, तो आवर्त क्या हुआ 3, और वर्ग क्या हुआ 3s इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यानी 3s में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो वर्ग हुआ 2। आप चेक कर लीजिए मैग्नीशियम कहां है, ये रहा वर्ग हमारा 2 और ये रहा 12 mg, आवर्त 3 वर्ग 2। तो एस ब्लॉक के लिए इन सभी नीचे जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वर्ग 1 के और वर्ग 2 के, इसी विधि से हम सब के लिए आवर्त की संख्या और वर्ग की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यह आवर्त सारणी बहुत ही प्रमाणिक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को रखा गया है और तत्वों की स्थिति सही सही आती है। देखते हैं पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए आवर्त वैसे ही निकलेगा, लेकिन वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, नियम है 10 जोड़ देते हैं एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन्स में, एनएस इलेक्ट्रॉन्स में और एनपी इलेक्ट्रॉन्स में 10 जोड़ देते हैं। उसका कार्य यह है कि पी ब्लॉक एस ब्लॉक के 10 कॉलम के बाद होता है। बीच में आप पढ़ चुके हैं, आवर्त सारणी को सीख चुके हैं, 10 कॉलम 10 वर्ग डी ब्लॉक के हैं, अतः पी ब्लॉक 10 कॉलम के बाद है, अतः 10 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं 10 जोड़ देते हैं। तो कैसे करेंगे, एक पी ब्लॉक ले लेते हैं 13 एल्यूमिनियम को, 13 एल को, यानी एल्यूमिनियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए, तब हम इसकी वर्ग संख्या और आवर्त संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो 1s2 2s2 2p6 ये 10 हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं 3s शुरू होता है तो 3s2 और उसके बाद आएगा 3p1। क्यों, ये पी ब्लॉक तत्व का पहला है, इसका मतलब p1 है, तो पी ब्लॉक तत्व का पहला वर्ग का तत्व है ये। तो पी ब्लॉक तत्व का पहला वर्ग कौन सा होता है 13वां, क्योंकि 10 2 12 और 1 13। 10 डी ब्लॉक के 2 एस ब्लॉक के, ऐसे आप याद रख लें 10 और 2 12 और 13वां यहां शुरू होगा। तो यहां से भी निकलेगा, आप देखना कैसे 13 निकलेगा, ये है इससे निकलेगी आवर्त संख्या। कैसे, अंतिम कोष है इसलिए। तो आवर्त बराबर हमारा हो गया 3, कितना हो गया आवर्त बराबर 13 एल्यूमिनियम के लिए हम कर रहे हैं, तो आवर्त बराबर हो गया 3। और वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग के लिए हमें ध्यान रखना है कि 10 प्लस 3s इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कोष के s इलेक्ट्रॉन्स और बाह्यतम कोष के p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 और 1 3, तो 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। कितना आया 13 आ गया, कितना आ गया 13। आप चेक कर लें यहाँ पे जरा सा कि इस टेबल को हमने इसीलिए लगाया है कि ये रहा वर्ग 13 और वर्ग 13 में ये रहा आपका एल्यूमिनियम और ये रहा आपका आवर्त 3, तो आवर्त 3 में ही आया एल्यूमिनियम। तो ये हमारे फॉर्मूला भी काम कर रहे हैं। अब डी ब्लॉक तत्व पे चेक कर लेते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों के लिए फॉर्मूला है, आवर्त के लिए वही रहेगा और वर्ग के लिए क्या आएगा कि n-1, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वही होते हैं जिनमें n-1 कक्षा के डी कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन, कैसे एक बना के देखते हैं। चलिए हम अपवाद भी बनाएंगे और एक सिंपल अफवाह के नियम के अनुसार जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि यहां पर जब हम आवर्त संख्या के बाद वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं तो जो अपवाद होते हैं उनमें अपवाद के अकॉर्डिंग यदि वर्ग संख्या निकालें तो भी वही आ जाती है, और यदि हम अफवाह नियम के अनुसार उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने जो अपेक्षित होता है तो भी वर्ग संख्या सही आ जाती है। देखिए कैसे कि हम ले लेते हैं 22 Ti को, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक आखिरी गैस तत्व हो गया 18, 2 2 4 6 10 और 6 18। अब शुरू हुआ अगला आवर्त चौथा, तो 4s2 ये हो गए 20। अब 2 बचे, 4s के बाद 3d कक्षा बढ़ाया जाता है तो 3d2, 4s2 3d2। अब यहां पे वर्ग संख्या कैसे निकले, आवर्त संख्या कैसे निकले, कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आवर्त तो आप निकाल ही देंगे, सबसे बड़ी कक्षा चुन लें, ये वाली है चौथी। कौन सी है चौथी, तो आवर्त बराबर 4। सबसे बाहरी कक्षा कौन सी होगी चौथी होगी, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर गए 3d बाद में भर गए, लेकिन
गोला बनाए, कक्षाएं बनाए, तो लास्ट वाली सेल चौथी सेल होगी। ठीक, अब देखते हैं वर्ग संख्या। तो वर्ग बराबर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, यानी n-1 कक्षा कौन सी है? चौथी, अंतिम है। n कक्षा हम अंतिम कक्षा को मानते हैं, तो n-1 का मतलब हो गया तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा में d इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 प्लस अंतिम कक्षा में यानी ns इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो 2 + 2 = 4। वर्ग कौन सा आया? 4। अरे चेक कर लेते हैं वर्ग 4 आता है कि नहीं आता। इसके लिए टीआई के लिए ढूंढते हैं टीआई को। ये रहा टीआई 22 टीआई कहां है? वर्ग 4 नहीं है। आवर्त कौन सा है? 4। मेरा भी आवर्त 4 आ रहा है और यहां भी 4 आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी अगर परमाणु क्रमांक दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। आप ये मत सोचिए डी ब्लॉक तत्व है, आप तो ये देखिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, परमाणु क्रमांक दिया हो आप फटाफट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर देखिए कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और फिर अपना ये फॉर्मूला लगाइए और स्थिति को ज्ञात करिए, आवर्त सारणी फटाफट रखिए। यानी आप ब्लैंक चार्ट पेपर बनाएंगे, जो मैंने पिछले व्याख्यान में आपको होमवर्क भी दिया था, तो आपने अनुमान है आज आप फिर से एक बार बनाइए उस चार्ट पेपर को, ब्लैंक बनाइए। ब्लैंक बनाने के बाद तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते जाइए परमाणु क्रमांक के आधार पर, और तत्वों को फटाफट उसमें कॉलम में कच्ची पेंसिल से पहले भरते जाइए, फिर आप चेक करिए किताब से भी आपके सही भरा है गलत, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक तत्वों के लिए। एफ ब्लॉक तत्वों के लिए आवर्त उसी तरह निकालते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक तत्व सारणी से बाहर नीचे अलग रखे गए हैं, वर्गों के सामने क्रम में नहीं आते, अतः इन सब के लिए हम वर्ग 3 ही मानते हैं। कौन सा मानते हैं? इनके लिए सामान्यतः हम एफ ब्लॉक तत्वों को वर्ग 3 में माना गया है। तो इस प्रकार आप आवर्तों और वर्गों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। आखिर 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई? इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपकी समझ में आएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई और ये सब नियम क्यों बनाए गए। 104 परमाणु क्रमांक का तत्व खोजा गया, तो इसे अमेरिका और सोवियत रूस दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने इसका नाम रदरफोर्डियम रखा और सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने इसका नाम कर्ट चोवियम रखा। कर्ट चोवियम रखा। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी समस्या आई कि इस यौगिक को, जिसका परमाणु क्रमांक 104 है, आखिर किस नाम से जाना जाए। तो IUPAC एक संगठन है जिसे हम, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी नामकरण किए हैं। उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण के लिए CNIC को 1994 में यह जिम्मेदारी दी कि आप 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण करें। CNIC का मतलब है कमीशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उन्होंने कुछ नियम बनाए। वे नियम इस चार्ट पर आधारित हैं। इस चार्ट को आप समझ लेंगे, नियम समझ में आ जाएंगे। नियम क्या है कि जिन तत्वों के नामकरण करने हैं उनके परमाणु क्रमांकों के अंकों के लैटिन नाम अर्थात संख्यात्मक मूलों के आधार पर नामकरण किया जाएगा। जैसे कि कोई परमाणु क्रमांक जब 3 अंकों से बना है, 100 से ऊपर का है, तो 100 है या 101 है, 102 है, 103 है, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? क्योंकि 0 को लैटिन भाषा में निल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निल, NIL। इसी प्रकार 1 को UN, 2 को Y, 3 को ट्राई, क्वाड, पेंट, 5 को 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, SEPT, 8 को ऑक्ट और 9 को ENN कहा जाता है। ये नीचे जो लिखे हैं वो तत्वों के संकेत बनाने के लिए हैं कि पहला अक्षर इनका जो नाम है उनका पहला अक्षर संकेत है इनका। तो अब हम नामकरण कैसे करेंगे कि जो परमाणु क्रमांक में अंक हैं उन अंकों के संख्यात्मक मूल इनसे लिखे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 109 का। मान लो 109 का नाम लिखना है, आपकी समझ में स्पष्ट आ जाएगा।
तो 109 का नाम लिखने के लिए इसमें 3 डिजिट है, 1, 0 और 9। तो 1 के लिए यहां क्या है, UMM। तो जब ये नामकरण करते हैं तो पहला नाम कैपिटल लेटर, पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाएगा, तो हमने U का कैपिटल बना दिया और N। ओके। 0 के लिए NIL, तो यही लिख दिया NIL, बिना स्पेस छोड़े लिखा जाता है, तो UNNIL। अब देखिए 9 के लिए कौन है, ENN, तो ENN। इतना हो गया 109 के लिए। इसको लिखने के बाद इसमें बिना स्पेस छोड़े IUM जोड़ देते हैं। यह काम प्रत्येक में करेंगे IUM वाला, तो इसका नाम हो गया अनिर्नियम। अगर हम 105 का करें तो देखिए आप, तो 1 के लिए UN, 0 के लिए NIL, 5 के लिए बताइए आप क्या है, PENT, पेंट। अंत में क्या जोड़ देंगे, IUN। यानी ये टेबल हमें याद रहे 0 से लेकर 9 तक, तो हम डिजिट्स के आधार पर यहां उनके नाम लिख देंगे और सबको इकट्ठा करके लास्ट में IUM जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे लास्ट में, IUM। ये प्लस कर देते हैं बाद में। तो इसका नाम क्या हो गया, अनिल पेंटियम। अब इसका संकेत क्या होगा, संकेत भी बनाने का तरीका सीखिए। 1 का संकेत क्या है, यहां देखिए U बना दिया। 0 का संकेत क्या है, N बना दिया। 5 का संकेत क्या है, P बना दिया। तो ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 105 है और संकेत UNP होगा। 109 का संकेत क्या होगा, UN, 0 के लिए N है, और ये कौन सा है, 9 के लिए क्या है, E, तो UNE होगा। क्या संकेत होगा, UNE। तो आप सीख गए 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। तो आज आप लोगों ने आप दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्तों में तत्वों की अधिकतम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं सीखा। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना सीखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। साथ ही हमने 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण को करना सीखा। आशा है आपके ये तीनों शिक्षण बिंदु अच्छे समझ में आए होंगे। आप लोग दीक्षा ऐप डाउनलोड करिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पर इस वीडियो को बार बार देखिए और इस अध्याय का अध्ययन करिए। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, दीर्घाकार आवर्त सारणी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसका आप अध्ययन करें और रसायन विज्ञान में पारंगत हों। साथ ही कुछ गृह कार्य जो आज के इस व्याख्यान पर आधारित आपको प्रदान कर रहा हूं, आप इसे उत्तर पुस्तिका पर करिए, इन प्रश्नों को हल करें। पहला सवाल, निम्नलिखित तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति बताएं। जो आपको दीर्घाकार टेबल बताई गई है दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसमें इन तत्वों की स्थिति ज्ञात करेंगे। Z बराबर 17, परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक 29 और परमाणु क्रमांक 19 के लिए। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 107 और 108 वाले तत्वों के नाम लिखें जो आपको नामकरण सिखाया गया उसके आधार पर। तो ये दो आपको गृह कार्य दिए जा रहे प्रश्न, आप इनको करेंगे। आप सबको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।